इजी फिजिक्स ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी, चौधरी मालूराम भांबू, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सीरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बशर्ते कि इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ई व्याख्यान तैयार किए गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्षों के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन में जाना कि उन्हें अध्ययन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या वो एक अध्यापक से क्या आशाएं रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाए। कुछ इसी प्रकार के अनुभवों की झलक इन ई व्याख्यानों में आपको दिखाई देगी। इस ई व्याख्यान का टॉपिक है आयतन प्रत्यास्थता मापांक व दृढ़ता गुणांक, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इस ई व्याख्यान के टॉपिक को पढ़ने के क्या उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स हैं? आयतन प्रत्यास्थता मापांक व दृढ़ता गुणांक के कॉन्सेप्ट को समझना, पदार्थों के प्रत्यास्थता संबंधी व्यवहारों को समझना कि कैसे इलास्टिकली इनसे रिलेटेड आयतन और दृढ़ता गुणांकों से संबंधित आयतन प्रत्यास्थता मापांक व दृढ़ता गुणांक के सूत्र की स्थापना कर सकना, डिराइव करने में सक्षम होंगे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। आगे बढ़ने से पहले जो नॉलेज इसमें होनी चाहिए, एक स्टूडेंट को प्रत्यास्थता, विकृति, प्रतिबल व हुक के नियम का ज्ञान होना चाहिए। इलास्टिसिटी, स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। विमा व मात्रकों का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्यास्थता से संबंधित दैनिक जीवन की घटनाओं का ज्ञान। तो पिछले ई व्याख्यानों में इन सब के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यदि आपको इनमें से कोई भी पार्ट ऐसा लगता हो वीक है, कमजोर है या आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो सबसे पहले पिछले ई व्याख्यानों का अध्ययन करें और तत्पश्चात इसकी ओर बढ़ें। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आयतन प्रत्यास्थता मापांक के लिए, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके दो संकेत होते हैं, कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल बी से भी। मैं कैपिटल के से ही रिप्रेजेंट करूंगा मोस्टली। सबसे पहले आती है बात कि ये किस चीज का विरोध करता है। थोड़ा सा याद कीजिए, यंग का प्रत्यास्थता मापांक लंबाई में परिवर्तन का विरोध कर रहा था। तो नाम से जैसा क्लियर है, आयतन प्रत्यास्थता मापांक आयतन में परिवर्तन का विरोध करेगा। एकदम उसी चीज से कोरिलेट करके आप कोई चीज को समझिए। यंग का प्रत्यास्थता मापांक लंबाई से रिलेटेड था, इसलिए लंबाई में परिवर्तन का विरोध कर रहा था। आयतन प्रत्यास्थता मापांक आयतन से संबंधित है, इसलिए आयतन में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। आयतन प्रत्यास्थता मापांक किसी ठोस, द्रव अथवा गैस, ये तीनों के लिए होता है, जबकि यंग का प्रत्यास्थता मापांक सिर्फ ठोस के लिए था। द्रव व गैस के लिए यंग का प्रत्यास्थता मापांक परिभाषित नहीं किया गया था, क्योंकि द्रव व गैस की लंबाई बनाना टेढ़ा काम है। तो वापस देखते हैं, आयतन प्रत्यास्थता मापांक किसी ठोस, द्रव अथवा गैस के आयतन में होने वाले परिवर्तन में उनके द्वारा किए गए विरोध, उनके मतलब ठोस है तो ठोस, द्रव है तो द्रव अथवा गैस है तो गैस, गए विरोध को मापता है, उसके अपोजिशन को मेजर करता है कि वो कितना रजिस्ट कर पाते हैं। अब परीक्षा के संबंध से देखें कि आयतन प्रत्यास्थता मापांक को परिभाषित कीजिए, जो कि प्रश्न 2017 और 2012 में आ चुका है। तो हम ये लिखेंगे, अल्प विकृति के लिए आयतन प्रतिबल व आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। पहले वाली परिभाषा में ही सिंपल सा मॉडिफिकेशन करके हम ये परिभाषा निकालते हैं। तो देखिए गणितीय रूप से हम ऐसा लिख सकते हैं थोड़ा सा, K बराबर आयतन प्रतिबल डिवाइडेड बाई आयतन विकृति। कैसे याद रखें इस परिभाषा को? प्रत्यास्थता मापांक की परिभाषा थी प्रतिबल बटा विकृति, याद आ रही होगी, हुक के नियम से निकाली थी, प्रतिबल बटा विकृति। अब
ये आयतन प्रत्यास्थ मापांक है बट नेचुरल आयतन से रिलेटेड है, तो दोनों के पीछे आयतन शब्द लगा देंगे, आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति। इन दोनों का अनुपात निकालना है किस कंडीशन के लिए? अल्प विकृति के लिए। यह शर्त हरदम रहेगी, अल्प विकृति के लिए वाली शर्त हरदम रहेगी। इसके लिए आयतन प्रतिबल व आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थ मापांक कहते हैं। बात करें अब इसको थोड़ा सा गणितीय रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये घन है जिसपे सभी दिशाओं से सभी 6 फलकों पर बल F, समान बल F लगा रहे हैं, तो इसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ आयतन में परिवर्तन होगा और आयतन कम हो जाएगा। इसी तरह से ये गोलाकार वस्तु है कोई, उस पर और सभी दिशाओं से इस तरह से समान बल F लगाएं तो ये वस्तु कंप्रेस हो जाएगी, संकुचित होगी और वापस गोलाकार ही रहेगी। डॉटेड लाइन से देख रहे हैं, यदि समान बल लग रहे हैं, असमान बल लगते ही इसकी आकृति में भी परिवर्तन हो जाएगा। परंतु हमें इस प्रत्यास्थ मापांक में आकृति के परिवर्तन को डील नहीं करना, अर्थात हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको डिस्कस करते वक्त आकृति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं एक बार गणितीय रूप से, यदि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, पर समान बल F अर्थात अतिरिक्त दाब डेल्टा P लगाते हैं, जब बल लगा रहे हैं उसको हम दाब से भी मेजर कर सकते हैं, बल बटा क्षेत्रफल, वस्तु की आकृति में बिना कोई परिवर्तन के, देखिए बार बार अभी मैंने कहा था कि आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके मूल आयतन V में, इसका अज्यूम कर लेते हैं मूल आयतन V था, में परिवर्तन डेल्टा V हो। हम इसको अब सारी चीजें गणितीय रखते हैं, हमने बल F लगाया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A था, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि दाब में परिवर्तन हमने डेल्टा P किया, तो इसके मूल आयतन V में जो परिवर्तन आया, आयतन में परिवर्तन, उसको डेल्टा V लिखते हैं। इन सब स्थितियों में हम सबसे पहले देखें तो आयतन प्रतिबल कितना होगा। तो आयतन प्रतिबल बहुत सामान्य सी बात है, F/A, और उसी को हम डेल्टा P भी लिख सकते हैं। आयतन विकृति कितनी होगी? आयतन विकृति की परिभाषा थी आयतन में परिवर्तन बटा मूल आयतन, तो डेल्टा V/V। इनके बारे में भी डिटेल में हम पिछले ई व्याख्यानों में डिस्कस कर चुके हैं। आयतन विकृति के बारे में विकृति वाले ई व्याख्यान को आप देख लीजिए, और आयतन प्रतिबल के लिए प्रतिबल वाले ई व्याख्यान को अच्छी तरह अध्ययन कीजिए, वहां इनको डिटेल में समझाया गया है। अब बात करें, हमें आयतन प्रत्यास्थ मापांक को इनकी टर्म में लिखना है, तो चूंकि हम जानते हैं K बराबर आयतन प्रतिबल डिवाइडेड बाई आयतन विकृति, ये हमारी परिभाषा थी कि आयतन प्रतिबल व आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थ मापांक कहते हैं। अब आयतन प्रतिबल का सूत्र हमने अभी निकाला था, F/A इक्वल टू डेल्टा P, और आयतन विकृति का डेल्टा V/V। बट इसको लिखते वक्त एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी है, एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक चिन्ह। पहले एक बार ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ते हैं, अपन देखते हैं आयतन प्रतिबल गणितीय रूप से F/A के बराबर, F/A लिख दिया, इसे आगे जाके डेल्टा P लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। आयतन विकृति डेल्टा V/V, यहां से लेके आ गए डेल्टा V/V। तो इसको जब हल करके लिखा तो V ऊपर चला गया, V डेल्टा P/डेल्टा V। माइनस चिन्ह किस लिए आया है? तो ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि यदि दाब बढ़ाया जाए, दाब बढ़ाते हैं उसे धनात्मक कहेंगे, तो आयतन में कमी होगी, आयतन में कमी होगी उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जो राशि हमें प्राप्त हो वो धनात्मक राशि प्राप्त हो, तो सिर्फ ऋणात्मक चिन्ह यही दर्शाता है कि यदि दाब बढ़ाया जाए तो आयतन में कमी होगी, अथवा दाब घटाया जाए तो आयतन में वृद्धि होगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर कर रहे हैं, उसको नलीफाई करने के लिए, हमें पॉजिटिव क्वांटिटी लाने के लिए ही माइनस साइन लगाया गया है। अब बात करते हैं आयतन प्रत्यास्थ मापांक की अन्य परिभाषा की। जैसा कि हमने यंग के प्रत्यास्थ मापांक में भी किया था, एक दूसरी डेफिनेशन दी थी। मैंने पहले भी बताया था, परीक्षा की दृष्टि से यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए तो जो हमने मूल फिजिक्स की परिभाषा दी थी कि अल्प विकृति के लिए आयतन प्रतिबल व आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थ मापांक कहते हैं, वही लिखनी है। यदि ये सूत्र देके पूछे कि आयतन प्रत्यास्थ मापांक परिभाषित कीजिए, तब इसका प्रयोग करेंगे, या और डिटेल में लिखना हो तब इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये व्यवहारिक परिभाषा नहीं है। हमारी अल्प विकृति की कंडीशन इसमें टूट रही है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर क्यों बता रहे हैं? सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, गणितीय रूप से
इसको पहचानने के लिए हम ये परिभाषा बता रहे हैं। यदि डेल्टा वी बराबर वी हो, अर्थात आयतन में परिवर्तन मूल आयतन के बराबर हो, मतलब जितना पहले आयतन था और उतना का उतना और बढ़ जाए, यदि बढ़ रहा हो तो नया आयतन क्या हो जाएगा, पहले का डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और साथ में कंडीशन, इस कंडीशन को लगाते हुए हम इस सूत्र से देखें तो के का मान माइनस डेल्टा पी के बराबर हो गया, या मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखें, परिमाण के रूप में देखें तो डेल्टा पी के बराबर है। तो अब हम क्या कहेंगे कि यदि हम अंदर से बाहर की ओर बल लगावें तभी आयतन बढ़ेगा, यदि बाहर से अंदर की ओर लगाए तो आयतन में कमी हो जाती। हम परिभाषित करने के लिए क्या करें, अंदर से बाहर की ओर बल लगाए, आयतन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक स्थिति ऐसी आ गई कि आयतन 2 गुना हो गया। उसके लिए जितना हमें अतिरिक्त दाब लगाना पड़ा, डेल्टा पी क्या था, डेल्टा अतिरिक्त दाब, उसका मान किसके बराबर होगा, के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। तो देखिए इसको लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं, आयतन प्रत्यास्थता मापांक संख्यात्मक रूप से, न्यूमेरिकली, ध्यान रखिए न्यूमेरिकल इक्वल है, संख्यात्मक रूप से अतिरिक्त दाब के उस मान के बराबर है, अतिरिक्त दाब के उस मान के बराबर है जो कि वस्तु में अंदर से बाहर की तरफ लगाने पर वस्तु के आयतन को 2 गुना कर दे। बहुत सिंपल सी परिभाषा कि ऐसा अतिरिक्त दाब जो कि वस्तु के आयतन को 2 गुना कर दे। तो न्यूमेरिकली वो दो दाब की वैल्यू थी, अतिरिक्त दाब थी, जो एडिशनल प्रेशर था वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल हो गया, आयतन प्रत्यास्थता मापांक के इक्वल हो गया। अव्यवहारिक परिभाषा है पूर्णतः, परंतु समझने के लिए ठीक है। ध्यान देने योग्य बात, डी डी वाई बी, मैंने जैसे पहले भी कहा था, इंपॉर्टेंट बात को मैं ध्यान देने योग्य बात कहता हूं। आयतन प्रत्यास्थता मापांक का मान ठोसों के लिए अधिक व गैसों के लिए कम होता है। यदि इनका ऑर्डर देखें तो कुछ इस तरह से होता है, ठोस के लिए के का मान सर्वाधिक है, ठोस द्रव गैस में यदि कंपैरिजन करें, द्रव का उससे कम और गैस का सबसे कम होता है। एक और नई टर्म है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है, आयतन प्रत्यास्थता मापांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी। मैथमेटिकली लिखें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, संपीड्यता इक्वल टू 1 अपॉन आयतन प्रत्यास्थता मापांक। तो ये सिर्फ एक परिभाषा जानने के लिए हमें पर्याप्त है। कई बार कोई ऐसा न्यूमेरिकल, वैसे आपके इस तरह के नहीं आते, पर बाय द वे थोड़ा सा आप हायर लेवल पे जाओगे, आएगा इंजीनियरिंग में भी जाओगे, तो उस समय ये काम आ सकता है कि हमें क्या करते हैं, आयतन प्रत्यास्थता मापांक की जानकारी डायरेक्ट नहीं देके संपीड्यता दे देते हैं, कंप्रेसिबिलिटी दे दी, तो उससे हमें आयतन प्रत्यास्थता मापांक आसानी से मिल जाएगा। यहां से स्पष्ट है कि संपीड्यता की विमा व मात्रक आयतन प्रत्यास्थता मापांक के जो मात्रक और विमा है उसके जस्ट रेसिप्रोकल होंगे, जस्ट व्युत्क्रम होंगे। अब हम बात करते हैं अपरूपण या दृढ़ता मापांक, शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। हमने पढ़ा यंग का प्रत्यास्थता मापांक आरोपित बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन से रिलेटेड था, इसलिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति ले ली थी हमने, उनका पेयर बना और यंग का प्रत्यास्थता मापांक परिभाषित हो गया। दूसरा आयतन में परिवर्तन से था, इसलिए आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति ली, उनका पेयर बना के आयतन प्रत्यास्थता मापांक परिभाषित कर दिया। तो अब तीसरी तरह के प्रतिबल जो हमने किया था, स्पर्शरेखीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल, उसको नाम दिया था, और उसी से रिलेटेड विकृति भी अपरूपण विकृति थी। उन दोनों का पेयर बना के और जो मापांक डिफाइन करेंगे वो अपरूपण या दृढ़ता मापांक होगा। पर उन दोनों से खास अंतर यह था, उनमें माप में जो परिवर्तन हो रहा था, जैसे लंबाई में परिवर्तन था, दूसरे में आयतन में परिवर्तन था, परंतु यहाँ आकृति में परिवर्तन से रिलेटेड बात। तो एक बार वो वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको, जो कि हमने पहले भी ई व्याख्यानों में देखी है, कि एक मोटी डिक्शनरी पे यदि मैं स्पर्शरेखीय बल लगाता हूं तो किस तरह से उसकी आकृति परिवर्तित होती है। ये डिक्शनरी है जिसकी निचली सतह हमें स्थिर रखनी है और ऊपर स्पर्शरेखीय बल लगाना है। निचली सतह स्थिर रखने के लिए नीचे मैंने इस तरह से रोक दिया है ताकि स्थिर रहे, और ऊपर अब स्पर्शरेखीय बल लगा रहा हूं और ये धीरे धीरे सारी परतें खिसक रही हैं, सरक रही हैं, और सरकने के फलस्वरूप हमारे इस तरह की आकृति प्राप्त हुई। और इससे हमने अपरूपण विकृति और अपरूपण प्रतिबल भी आपको समझाया था।
अपरूपण या दृढ़ता मापांक किसी ठोस की विभिन्न सतहों के एक दूसरे पर सरकने के विरोध को मापता है। प्रत्यास्थता से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम कि ठोस की विभिन्न सतहें एक दूसरे पर सरक रही है, स्लाइड कर रही है, उसको कितना रजिस्ट या अपोज करते हैं, उसके मेजरमेंट को हम किससे करेंगे? अपरूपण या दृढ़ता मापांक से। अब बात करें अपरूपण मापांक या दृढ़ता मापांक की परिभाषा यदि हमसे पूछी जाए तो हम एग्जैक्ट परिभाषा क्या लिखें परीक्षा में जिससे कि अंक मिल सके। तो वहां लिखने के लिए हमें जो परिभाषा चाहिए वो यहाँ दिखाई गई है। ये परिभाषा राजस्थान डिप्लोमा की परीक्षा 2015, 2009, 2008, 1999 व 1998 में पूछी जा चुकी है। परिभाषा एक बार देखते हैं। अल्प विकृति के लिए स्पर्शीय प्रतिबल व अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण या दृढ़ता मापांक कहते हैं। ध्यान दीजिए, हमने लंबाई से रिलेटेड यंग का प्रत्यास्थता मापांक में चला गया, आयतन से रिलेटेड आयतन प्रत्यास्थता मापांक में चला गया, तो हमारे पास बच गए अपरूपी प्रतिबल व अपरूपण विकृति। इन दोनों के सेट से जो हमें मिल रहा है वो अपरूपण मापांक है। तो इसी को देखिए गणितीय रूप में ऐसे लिखेंगे, अपरूपण मापांक या दृढ़ता मापांक बराबर अपरूपी प्रतिबल डिवाइडेड बाई अपरूपण विकृति, अर्थात अपरूपी प्रतिबल व अपरूपण विकृति का अनुपात है। किस कंडीशन के लिए? यह हरदम लागू होगी अल्प विकृति के लिए। हुक का नियम अल्प विकृति के लिए लागू होता है, इसलिए ये सारी परिभाषाएं वहीं से आ रही है, इसलिए ये कंडीशन हरदम लिखनी है कि अपरूपी प्रतिबल व अपरूपण विकृति का अनुपात कब? अल्प विकृति के लिए किसके तुल्य होगा? अपरूपण मापांक के तुल्य होगा। परिभाषा के बाद अब बारी आती है इसको गणितीय रूप से व्यक्त करने की। तो ये चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक घनाकार ठोस है, इस पे हमने स्पर्शरेखीय बल ऊपरी सतह पर लगाया। तो जैसे ही ऊपरी सतह पर स्पर्शरेखीय बल लगाया तो ये ऊपर की सतह और अन्य सतहें भी, बीच वाली सारी सतहें, सिर्फ नीचे वाली सतह को छेड़ के, क्योंकि वो नीचे वाली सतह हमने स्थिर रख रखी है, तो सारी सतहें विस्थापित हो रही है। तो देखिए भुजा एल का एक घनाकार ठोस है, ठोस के निचले तल को स्थिर रखकर ऊपरी तल पर एक स्पर्शीय बल, टेंजेंशियल फोर्स हम लगा रहे हैं। चूंकि नीचे का तल स्थिर है, अतः ऊपर की सारी परतें नीचे के तल के सापेक्ष बल की दिशा में, ध्यान दीजिए, जिधर हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, फाई कोण से विस्थापित हो जाती है। ये जो कोण है फाई कोण से, सबका रेखीय विस्थापन तो अलग अलग है, ऊपर वाले का सबसे अधिकतम है, नीचे धीरे धीरे आते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है, परंतु यदि कोणीय विस्थापन देखें हम तो ये सबका समान है। तो हम क्या कहेंगे कि ऊपर की सारी परतें नीचे के तल के सापेक्ष बल की दिशा में फाई कोण से विस्थापित हो जाती है, और इस कोण को हम क्या कहते हैं? अपरूपण कोण और शियर एंगल कहते हैं। अब यदि एक तल का क्षेत्रफल ए हो तो जो अपरूपी प्रतिबल होगा वो स्पर्शीय बल बटा क्षेत्रफल F/A हो गया। अपरूपण विकृति जो होगी, ऊपरी सतह का अपेक्षिक विस्थापन वह दोनों सतहों के बीच की लंबवत दूरी, ऐसा कुछ हमने परिभाषा दी थी, स्थिर सतह से लंबवत दूरी ऊपरी सतह की, तो स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल, स्मॉल एल और कैपिटल एल, और इसी को यदि कोण, अपरूपण कोण के रूप में व्यक्त करें तो फाई के तुल्य होती है। यह अपरूपण कोण है, यह अपरूपण विकृति, जैसा हमने पहले भी कहा था, यह संख्यात्मक रूप से बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमने अपरूपी प्रतिबल व अपरूपण विकृति की गणना की। यदि इनके बारे में और डिटेल चाहिए तो पिछले ई व्याख्यानों को जरूर देखें। अब जैसे हम जानते हैं कि अपरूपण मापांक की जो परिभाषा है, अपरूपी प्रतिबल व अपरूपण विकृति का अनुपात, ईटा इक्वल टू अपरूपी प्रतिबल अपरूपण। अब अपरूपी प्रतिबल का मान यहाँ से F/A सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अपरूपण विकृति का मान फाई यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कुछ इस तरह का प्राप्त होगा, ईटा इक्वल टू F/A डिवाइडेड बाई फाई, F डिवाइडेड बाई फाई A। ये फाइनल हमारे पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म प्राप्त हो गया। अब बारी है अभ्यास के लिए प्रश्नों की। निम्न को समझाते हुए परिभाषित कीजिए। पहली टर्म है आयतन प्रत्यास्थता मापांक, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को डेफिनेशन देनी है विद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद डेफिनेशन। तो उसमें फर्स्ट टर्म है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये 2017 और 2012 में आ चुका है। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, और अंतिम टर्म है दृढ़ता मापांक, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को डिफाइन करना है।
ये 2015, 2009, 2008, 1999, 1998 में आ चुका है। अधिक सहायता व अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटेक्निक भौतिकी, जो पूर्णतया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लिखी गई है, बड़ी आसान भाषा में लिखी गई है जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि और कोई शंका हो ई व्याख्यान से संबंधित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी, फिर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं ajit.somani@gmail.com। 9414332876 ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी इस ईमेल और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, सुझावों का स्वागत रहेगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा गुरुजनों का, विद्यार्थी वर्ग का व परिवारजनों का। इस ई व्याख्यान को धैर्यपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।